इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। नेपाल और भारत बॉर्डर पर फिर से तनाव बढ़ गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर पथराव का मामला सामने आया है। ट्रेड यूनियन ने भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल बंद कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। इस बार ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित बॉर्डर पर हुआ है। मामला नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर हुए पथराव का है, जिससे कई मजदूरों को चोटें भी आई हैं। नेपाल की ओर से हुई पत्थरबाजी की इन घटनाओं के विरोध में अब ट्रेड यूनियन ने भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शशानी धारचूला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने नेपाल प्रशासन को बता दिया था कि आपको पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो ये जो सिलसिला है, नेपाल और भारत बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है और इस बार ये पिथौरागढ़ में जो बॉर्डर है वहां पर ये तनाव देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय मजदूरों पर नेपाल के लोगों ने पथराव किया है। और अभी कुछ समय के लिए भारत नेपाल को जो जोड़ने वाला पुल है उसको बंद किया गया है। अभी मेरे व्यापार संघ वाले लोगों से बात हुई है। फिलहाल के लिए हमारी नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को कल हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ये पत्थरबाज है। एंड अभी हमारी डीएम मैडम से भी बात हुई थी, तो अभी 2 दिनों के अंदर डीएम मैडम भी हमारे यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे। डीएम मैडम और सीडीओ सर की जिस दिन मीटिंग होगी उसमें हम लोग क्लियर कट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये जो काम चल रहा है ये काम बिल्कुल कोऑपरेशन से ही होगा और ये काम भी डेफिनेटली पूरा होगा। उनके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि भारत तटबंध बना रहा है जिससे नेपाल को नुकसान है, वो सब फॉल्स है और उसमें अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो उन्हें हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। और टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से बैठेगी जिसमें पूरी क्लैरिटी हम उन्हें समझा देंगे ताकि आगे से कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले नगर निगम ऑफिस में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पार्षद और मेयर पति अशोक शर्मा के बीच जमकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस ने बीजेपी पार्षदों पर टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने और मेयर अनीता शर्मा का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं आज नगर निगम में कांग्रेस महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्य नगर आयुक्त को चेतावनी दी कि उनके द्वारा एक पार्टी से मिलीभगत कर कार्य न किया जाए और मेयर के अपमान पर उनसे माफी मांगी जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं एमएनए साहब को बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूं कि हमने बोर्ड चलाया है और मैं जानता हूं बायलॉज, जानता हूं नगर निगम का बायलॉज क्या है। अगर एमएनए पार्टी बन करके पार्षदों को कहेगा कि मैं तुम्हें ठेकेदारी करा दूं, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस अब आप जानते हैं और हमारे कई साथी, कई पार्षद पढ़े लिखे नौजवान हो और मेरे महोदय आप जानते हैं, ऐसी महिला बिल्कुल सात्विक महिला, एकदम जिसको हम कह सकते हैं घरेलू माता की तरह काम करती है और उस महिला का अपमान करे, ये अच्छी बात नहीं। मेयर पति ने पिछले 4 सालों से कोई भी अधिकारी जो आया, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका झगड़ा न हो, जिसके साथ उसके मतभेद न रहे। और किसी भी का जो कंपनियां यहाँ टेंडर लेके काम कर रही हैं, सफाई की कर रही हैं, उनके साथ उनके हमेशा के कमीशनबाजी के लेके हमेशा झगड़े रहे हैं। और जो कंपनी काम नहीं करती, बोर्ड उसको अगर हटाना भी चाहता है तो उसमें मेयर पति इसमें हस्तक्षेप करके उनको हटाने का कारण उनके साथ सेटिंग हो जाता है। तो ये एक प्रस्ताव वहाँ पर सिर्फ ये था कि इनको ये जमीन सौंदर्यकरण के लिए सौंप दी जाए। संजय पुंडेर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, पूरा मामला क्या है? हरिद्वार नगर निगम को लेकर क्यों इतना घमासान मचा हुआ है? यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? लेकिन कई दिनों से लगातार ही हरिद्वार के मेयर और भाजपा पार्षदों में लगातार ही कहासुनी हुई और उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं घमासान चल रहा है। ताजा मामला है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है नगर निगम परिसर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है
कि जिस तरह से मेयर अनीता शर्मा का नगर आयुक्त और भाजपा पार्षदों के द्वारा अपमान किया गया है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जिस तरह से लगातार ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल निराधार है। हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है, अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो लगातार ये आंदोलन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सड़क भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये लोग किन किन जिलों से आए हैं और इनकी मुख्य मांगों में क्या क्या शामिल है? क्या यहाँ पर नगर निगम में काम नहीं हो रहा है या फिर यहाँ के जो पार्षद है वो यहाँ के लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं? समस्या क्या है? तो संपर्क टूट गया है संजय पुंडीर से, हमारा दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि हरिद्वार में नगर निगम में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये घमासान मचा हुआ है। टेंडर प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा है और इस टेंडर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जहरीली फली खाने से 4 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें से 3 मासूमों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस घटना की सूची वन विभाग को दी गई है। थाना स्तर पर ऐसे विषैले पौधे को नष्ट करने और प्रभावित परिवार को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुग्गावाला थाना क्षेत्र के खानपुर वन रेंज में वन गुर्जरों के डेरे हैं और वन गुर्जर हमेशा से भैंस का पालन करके दूध का कारोबार करते हैं और यहीं पर इनके साथ इनका परिवार रहता है। कल गुर्जरों के 4 बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष की थी, खुले मैदान में खेलने चले गए थे। वहां पर पनवाड़ के पौधे की फलियों से बीज निकालकर खा लिया, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई है। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया है, जहां डॉक्टरों ने बच्चों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। लेकिन हायर सेंटर में इलाज के दौरान तीनों बच्चों की मौत हो गई। सर, घटना ये हुई कि हमारे बच्चे डेरे के आसपास में खेलते थे और एक कोई पेड़ है, पनवाड़ कहते हैं उसे, उसमें क्या नाम ले उन्होंने बच्चों ने खाया। 4 बच्चे थे, 3 तो एक्सपायर हो गए और एक बच्ची सीरियस है, वो अभी देहरादून है। तो अल्लाह जाने भाई, हमें आगे की हम क्या बताएं। कुछ नहीं परेशानी हुई, थोड़ी सी क्या नाम ले झूरी सी हुई, लेके डॉक्टर के पास और उन डॉक्टर ने बताया भाई इन्होंने पनवाड़ खा रखी। तो उसके बाद हमने दूसरे बच्चों पर क्या नाम ले चर्चा करी, एम्स में भी ले गए, जहाँ भी ले गया, अब दवाई ने पूरी करी। संजय पुंडीर मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, ये जो जहरीले पौधे होते हैं, हालांकि प्रशासन ने अब इन्हें हटाने की बात कह दी है, लेकिन ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे और कैसे वो इस जहरीले पौधे की चपेट में आ गए? वाला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर वन गुज्जरों के करीब 4 बच्चे ने पनवाड़ की फली का सेवन कर लिया, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं बीमार हो गए। हालांकि उसके बाद उन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 3 बच्चों ने वहां पर पहुंचकर दम तोड़ दिया। हालांकि इसको देखते हुए जो हरिद्वार के एसएसपी है अजय सिंह पूरे मामले का संज्ञान लिया है और वहां के क्षेत्र में लगे सभी पनवाड़ के पौधों को हटाया गया, क्योंकि आगे से भविष्य में ऐसा कार्य कोई ना करे। हालांकि इसको लेकर जो वन गुज्जर है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वन गुज्जर जो होते हैं अपना जो गुजारा करते हैं वो जंगलों में ही रहकर करते हैं, वहीं से अपनी गाय भैंस बकरी चराने का काम करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वन गुज्जर है आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई कर रहे हैं। हालांकि जो इनमें 3 बच्चे थे वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमारी से जूझ रही है। अंशिका।
बिल्कुल, बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो बता दें कि अभी प्रशासन की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि ऐसे जो विषैले पौधे हैं उन्हें मौके पर से हटा दिया जाए, लेकिन 3 लोगों की मौत से तमाम जो परिवार वाले हैं वो अभी दुखी हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पिछले 1 दिसंबर को रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र चांद कॉलोनी में लोहे की टंकी में मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि मामले के आरोपियों का मकान मालिक द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, जिसके कारण आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मृतक के मोबाइल से मिले नंबर के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची है। पता चला है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जयपुर, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा 4 दिसंबर को हत्याकांड में शामिल अभियुक्त गुलशन आजाद, नौशाद और एक नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया गया है। कॉलोनी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि जो है एक शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार है। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कि कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई। तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्तगणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई। तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्तगणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें, जिससे अनिल सैनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएं। जिस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है उसके आरोपी ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, अलग अलग जगहों पर वो गए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा, देखिए रुड़की के भगवानपुर का यह मामला है जहां पर जो ये व्यक्ति हैं, ये बाहर के व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो लेन देन है वो 2.5 लाख के करीब का लेन देन बताया जा रहा है, जो आपस में इनका लेन देन था। जो मृतक है उसके जो जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, मृतक के ऊपर हमला किया है, जिसको मारा है, उसको 2.5 लाख रुपए देने थे। वो 2.5 लाख रुपए अपने बार बार मांग रहा था, लेकिन लगातार जो है देखने को मिला है कि जो मृतक है वो लगातार मांग रहा था पैसे उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने ये आया है कि 3 दिन पहले वो मौत हो चुकी थी। 3 दिन पहले इन्होंने धारदार हथियार से, पुलिस के मुताबिक जो बताया गया है कि धारदार हथियार से इन्होंने इस पर हमला किया और इसको अनाज की टंकी में इसकी लाश को बंद कर दिया। हालांकि 3 दिन के बाद ये कहीं इस लाश को ठिकाने लगाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनको ठिकाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो चुका। और साथ ही साथ जब ये गाड़ी में इस टंकी को डाल रहे थे तो इस टंकी से जो है जो खून है वो मृतक का वो खून निकल कर आया, जिससे लोगों को पता चला कि आखिरकार इसमें मामला क्या है। तब पता चला कि पुलिस के स्थानीय पुलिस को जो है सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद इन आरोपियों को जो है पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अगर बात करें 3 दिन बाद जो है पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इस मामले का जो खुलासा किया है वो इसमें 2 आरोपी, मुख्य आरोपी जो है वो यूपी के नोएडा से बरामद कर लिए हैं और साथ ही साथ एक महिला भी इसमें है। महिला भी इसमें कहीं ना कहीं एक नाबालिग भी है, लेकिन नाबालिग का भी सामने कोई नाम नहीं बताया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंपावत के सिफ्टी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने आखिरकार आतंक के पर्याय बन चुके गोलदार को पिंजरे में कैद कर ही लिया है, जिसके बाद से ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली है। बता दें कि बीते रविवार को सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए एक नेपाली मजदूर पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गुलदार की दहशत से क्षेत्र में महिलाओं ने जंगल जाना छोड़ दिया था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक डर रहे थे। गुलदार गांव के आसपास ही घूम रहा था। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा और कैमरे फिट किए थे, लेकिन गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। तब जाकर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए नैनीताल से एक एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई। गुलदार ने बीते देर शाम एक गाय का शिकार कर लिया था और गाय के पास ही बैठा था, जिसके बाद वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने बीते देर रात करीब 12 बजे लगभग
टेंक्यूलाइजर गन से गुलदार पर निशाना साधकर उसे बेहोश किया, तब जाकर गुलदार को पिंजरे में कैद किया जा सका। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन किया है। नियमों के मुताबिक अब सभी भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जांच 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी। उत्तराखंड सरकार 2022 में ही इसे लागू करने जा रही है। इसे लेकर हरिद्वार के ट्रैवलर्स व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले देहरादून के साथ पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज इसके खिलाफ ट्रैवलर्स व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये भी बता दें कि ऑटोमेटिक फिटनेस के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए प्रदेश में 4 फिटनेस सेंटर बनाने जा रही है सरकार। हमारे साथ पंचपुरी यूनियन, टैक्सी मैक्सी यूनियन, हरिद्वार टैक्सी एसोसिएशन, ये सब हमारे साथ शामिल थे। और हमने ये प्रदर्शन इसलिए करा, एक तो ये ऑटोमेटिक फिटनेस जो लाल तप्पड़ में इन्होंने लगाया है, ये बहुत दुखदाई आने वाले टाइम में हमारे को साबित होगा, और अब भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी जाएगी वो पास नहीं हो पाएगी। फिर ये अपनी शर्तों पे हमारी गाड़ियों की फिटनेस करेंगे, और आने वाला टाइम बहुत दुखदाई होगा। और हम मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग से कहते हैं कि अगर वो अभी भी चेंज जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम शहर में पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम करेंगे, उसके जिम्मेदार यही होंगे। जो हमने ज्ञापन दिया है वो एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, जिसमें 10 साल पुरानी गाड़ियों का विरोध है और फिटनेस सेंटर जो बनाए गए हैं ऑटोमेटिक के, उनका विरोध है। जैसे कि 10 साल पुराने वाहन रोड से हटाने का जो तालिबानी फरमान घोषित करा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो ये फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं, गुंडागर्दी के अखाड़े बना दिए इन्होंने, उसका विरोध है। सरकार ने खुली दलाली प्रथा को आगे जो है बढ़ावा दे दिया। जो भी ये आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है और नहीं सुनती है, तो उसके लिए हम लोग जो है, जो हमारा महासंघ देहरादून से आदेश करेगा, अनिश्चितकालीन चक्का जाम है या और कोई धरना प्रदर्शन या जिस प्रकृति की रणनीति आगे की तय होगी, देहरादून से आदेश आएगा, उसको हम आगे फॉलो करें। संजय पुंडीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, देखिए, जो ये नियम लाया जाएगा, जो अब तक लाया नहीं गया है, इसको लेकर ही तमाम जो ट्रैवलर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे उनको क्या नुकसान होने वाला है, क्यों वो विरोध कर रहे हैं? देखिए अंशिका, राज्य मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटरयान अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है। उसमें 1 अप्रैल 2023 से यह लागू हो जाएगा कि जो भारी वाहन यात्रियों वाले हैं या बड़े वाहन हैं जो माल ढोते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस अनिवार्य होगी, जिसको लेकर तमाम जो ट्रेवल व्यवसायी है वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमारे से अवैध वसूली की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में 2022 से ही इस नियम को लागू किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसी को लेकर यहाँ पर सरकार का पुतला भी फूंका जा रहा है। तो साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो मोटर व्यवसायी है वो पूरी तरह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लगातार जो सड़क मार्ग है वो कूच करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से ज्ञापन दिया है इन्होंने, इनकी किस तरह से सुनवाई होती है और किस तरह से इस नियम को बदला जाएगा। वाकई में रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राशन कार्ड को लेकर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है, फिर भी उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी को लेकर हरिद्वार खाद्य पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने राशन कार्ड की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, किस राशन कार्ड धारक को कितना और क्या सामान दिया जाता है, और क्या कुछ कहा खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने, आपको सुनाते हैं। आपूर्ति विभाग द्वारा 3 तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं, जिनको आम भाषा में सफ़ेद, गुलाबी और पीला कार्ड कहते हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मल नाम है, जैसे सफ़ेद कार्ड है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक परिवारों को कार्ड होता है, अंत्योदय
जो गुलाबी कार्ड है वो अंत्योदय कार्ड होता है और जो पीला कार्ड होता है वो राज्य खाद्य योजना कार्ड होता है। तीनों कार्डों पे जो राशन दिया जाता है उसका अनुपात जो है मात्रा अलग अलग है। देहरादून की बिगड़ती कानून व्यवस्था से खफा डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर देहरादून पुलिस के अधिकारियों की अलग से क्लास लगाई है। डीजीपी ने कहा अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो रहा है और इस खौफ को बनाए रखने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हुई दुर्घटनाओं से देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी ने देहरादून पुलिस कार्यालय में पहुंचकर सभी घटनाओं में हो रही कार्रवाई की प्रगति का विवरण लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का आज दिवस है और ऐसे में राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित अंबेडकर स्मारक पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के अंबेडकर साहब को माल्यार्पण किया। बीजेपी विधायक खजान दास बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस बीजेपी विधायक खजान दास ने किया माल्यार्पण। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।